और बड़े बड़े गैंग, कोई पहले तो जेलों से, चौटाला राज में गैंग जेलों से चलते थे, इनके गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं। खट्टर सरकार में वही गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं। विदेशों में बैठे बैठे लोग उन गैंग्स को चलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक तो जनाधार जिस पार्टी का ना हो उस पर मैं अपना कोई कमेंट करके आपका, मेरा और दर्शकों का टाइम क्यों खराब करूँ। एमपी साहब बीजेपी ने जेजेपी पार्टी पे कोई टिप्पणी करना जनता का टाइम खराब करना है। जनाधार उनका बचा नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। इस संविधान को मैं अनंत कुमार हेगड़े जी को बताना चाहता हूँ, आप कितना ही प्रयत्न कर लो, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। इस संविधान को भाजपा के जो ये कुप्रयास है, इन कुप्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। जिस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया, जिस पार्टी का गठबंधन 100 बार बीजेपी घोषित कर चुके हैं कि हम 10 की 10 सीटें पे के लड़ेंगे, तो यानी कि उनकी सहयोगी पार्टी ये मान रही है उनका गठबंधन ही नहीं है, उनका कोई जनाधार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिपके हुए हैं। एमपी साहब बरसाई जा रही हैं कहीं किसी व्यापारी पे। और स्वर्गीय कुलदीप सिंह रेड्डू जी के तिरामी के उपलक्ष्य पे हम सब यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए थे। और जो शोक परिवार है, हमारे बलजीत रेड्डू जी का जो परिवार है, उनको उनका ढांढस बनाने के लिए कि ईश्वर इस परिवार को ताकत दे दुख की घड़ी का सामना करने के लिए। बहुत ही यंग एज में डेथ हुई थी, 55 इयर्स उनकी एज रही थी। और ये जो रेड्डू परिवार है, इनका आपस का बहुत ही एक सामाजिक सिस्टम में बहुत जुड़ा हुआ हमारे पूरे इलाके का ये परिवार रहा है। तो पार्टी को कहाँ खड़ा मानते हैं? मैं तो हरियाणा में ये मानता हूँ लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। प्रदेश के चुनाव में भी प्रचंड बहुमत से कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। देखिए ऐसा है, मैं लोगों को प्राथमिकता दूंगा। मैंने हमेशा लोगों को ही प्राथमिकता दी है। और मैं समझता हूँ कि रोहतक के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, तो मैं अवश्य लड़ूंगा। और मैं जो है इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। अलग अलग तरीके की बातें, कभी मेरा कोई दूर विरोधी जो है वो तो ये कह सकता है, लेकिन कभी एक क्षण के लिए भी इस प्रश्न के उत्तर के लिए मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं। निश्चित तौर से न सिर्फ रोहतक लोकसभा चुनाव सीट से मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, मगर लोगों के आशीर्वाद से मुझे विश्वास है रोहतक में लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वहाँ की जीत हरियाणा की अगली सरकार की नींव भी रखने का काम करेगी। पार्टी ज्वाइन की है सर, क्या लगा? किस तरह का सर बहुत बड़ा झटका दिया है आपने बीजेपी को? पिछले 1 वर्ष से या पिछले 1.25 वर्ष से जब से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के विश्वास से हाईकमांड ने चौधरी उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंपी, तब से लगातार कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। लगातार पिछले 1.25 वर्ष में 35 से अधिक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो ये संकेत इस बात का है कि हरियाणा की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है और हरियाणा के अंदर आने वाला समय कांग्रेस पार्टी, आने वाले दिनों में कुछ और भी आ सकते हैं, कुछ लगातार जब मैंने कहा कि पिछले 1.25 साल में 35 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद और अब मौजूदा सांसद
कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हो चुके हैं, तो निश्चित तौर से जैसे जैसे चुनाव आगे आएगा, ये तो मैं समझता हूँ श्रृंखला और तेजी से आगे बढ़ेगी। तो भी घोषणा कब तक हो जाएगी? उचाना के कार्यकर्ताओं में ब्रजेंद्र सिंह राणा की बात काफी मायूसी है और वो कह रहे हैं कि मेहनत तो हमने की है और अब उसका फल वीरेंद्र सिंह परिवार को मिलेगा। देखिए, सभी मिलके चलेंगे और मैं समझता हूँ कि सभी का अपना स्थान और पार्टी में रहता है और सभी का अपना सम्मान और सभी को अपना जो सबने जिन्होंने मेहनत करी है उन सबको साथ लेकर कांग्रेस पार्टी। सर, हाल ही में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना में पहुंचे थे, उन्होंने बोला कि जो आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ कांग्रेस के साथ, ऐसे में कांग्रेस की आपकी नैया तो डूबेगी, दिल्ली में जो केजरीवाल ने उनको सीटें दी उनको भी लेकर डूबेगी। देखिए, अब मैं मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी का जनाधार समाप्त हो गया, जिस पार्टी का गठबंधन 100 बार बीजेपी घोषित कर चुके कि हम 10 की 10 सीटें पे लड़ेंगे, तो यानी कि उनकी सहयोगी पार्टी ये मान रही है उनका गठबंधन ही नहीं है, उनका कोई जनाधार ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिपके हुए हैं। एमपी साहब, तो जनाधार जिस पार्टी का ना हो उस पर मैं अपना कोई कमेंट करके आपका, मेरा और दर्शकों का टाइम क्यों खराब करूं? एमपी साहब, बीजेपी ने 400 जेजेपी पार्टी पे कोई टिप्पणी करना जनता का टाइम खराब करना है, जनाधार उनका बचा नहीं है। आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। एमपी साहब, अंदर की बात है या कांग्रेस किस रूप में 400 पार को देखिए, ये 2-3 बातें हैं। पहले तो बीजेपी के जो नारे रहते हैं वो कभी जनता के हक में नहीं होते हैं। हरियाणा में दिया 75 पार, अब दे दिया 400 पार। हमारे नारे जनता के लिए, तो वो उनके लिए नारे हैं कि हमारी इतना संख्या है, हमारी इतना संख्या है, अपने लिए होते हैं, हमारे जनता के लिए होते हैं। बीजेपी के लिए 400 पार, हम कह रहे हैं बुढ़ापा पेंशन करो 6000, ये फर्क है। हम जनता के नारे दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आनंद हेगड़े जो लोकसभा के भाजपा के सांसद हैं, उनका कल बयान आया कि हमने 400 पार का नारा इसलिए किया, 400 पार होने के बाद हम संविधान को बदलने का काम करेंगे और संविधान को बदलने के लिए 2/3 से ज़्यादा बहुमत चाहिए, इसीलिए हमें 400 पार सीटें का हमने लक्ष्य रखा है। आनंद कुमार हेगड़े जी, मिस्टर आनंद कुमार हेगड़े जी, आपको मैं कहना चाहता हूँ, हरियाणा की धरती से आपके पास संदेश पहुँचे मीडिया के माध्यम से, ये संविधान वो संविधान है जो हमारी देश को जब आज़ादी मिली, देश के बहुत तमाम महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, तब देश आज़ाद हुआ। उसके बाद सबने बाबा साहब के नेतृत्व में मिलकर देश के हमारे महापुरुषों ने, संविधान सभा ने दिन रात एक करके 3 साल पुरुषार्थ करके संविधान, जिस संविधान की नींव पर ये देश आगे बढ़ पाया, ये वो संविधान है जिस संविधान में बाबा साहब के नेतृत्व में संविधान सभा के सदस्य चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के भी दस्तखत अंकित हैं। इस संविधान को मैं अनंत कुमार हेगड़े जी को बताना चाहता हूँ, आप कितना ही प्रयत्न कर लो, इस संविधान को 1 इंच भी हम हिलने नहीं देंगे। इस संविधान को भाजपा के जो ये कुप्रयास है, इन कुप्रयासों को सफल नहीं होने देंगे। देखिए, ये भाजपा जिस नीति पर चल रही है वो तो आपके सामने, देश में 18 लाख जो केंद्रीय सरकार की सरकारी नौकरियां थी वो समाप्त कर दी गई, पोर्ट, एयरपोर्ट, रेलवे, अदानी जैसे समूह के हवाले कर दिया गया। प्रदेश के अंदर 2 लाख पद समाप्त कर दिए गए, हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश में, और जो पद बचे उनको कच्चों में परिवर्तित करके बिना मेरिट, बिना पेंशन, बिना रिजर्वेशन, कौशल निगम की बात आ जाती है कहीं, यहाँ तक कि फौज में पेंशन खत्म कर दी। 1 रैंक 1 पेंशन की का नारा था, लेकिन नो रैंक पेंशन, अग्निपथ योजना आ गई, 4 साल के बिना पेंशन के जाओ। जहाँ कांग्रेस की सरकार आकर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ देने की बात करती है, तो ये लोग उसको राजस्थान में बदल के दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर दी इन्होंने। तो इनकी नीति और इनकी नीति की दिशाएं भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसमें मैं समझता हूँ इसी बात को लेकर हमारा एक बड़ा वैचारिक मतभेद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये लड़ाई लड़ेंगे। विधानसभा द्वारा रचित वो संविधान, जिस संविधान की नींव पर ये 70 साल देश आगे गया, जिस संविधान में हमारे पूर्वजों के भी, जिसमें बनाने में उनका योगदान रहा, मेरे स्वर्गीय दादाजी रणबीर सिंह हुड्डा जी का भी योगदान रहा। आज जब
कर्नाटक से कोई अगर ये चुनौती दे रहा है अनंत कुमार हेगड़े कि हम 400 सीट लेके और संविधान को तोड़ने का काम करेंगे, तो उस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए उनको दोबारा चुनौती हम भी देते हैं। आप संविधान को 1 इंच भी आपको बदलने में नहीं देंगे। पब्लिक समझेगी नहीं समझेगी? पब्लिक समझ चुकी है। आपको मैं एक खुशखबरी बता रहा हूँ प्रेस के साथियों कि आपको एक खुशखबरी बता रहा हूँ, आप देखना, क्योंकि मैं तो देखो आप जानते हो मैं तो ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ। मैं तो कोई एक दिन भी अपना घर नहीं रहता किसी गांव किसी शहर में। गरीब जनता समझ चुकी है, व्यापारी समझ चुका है, काम धंधे बंद हो गए, महंगाई ने, बेरोजगारी ने, आज हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, क्योंकि इन्होंने प्रदेश के युवा के रोजगार को राजनीतिक औजार बनाने का काम कर किया, जिसमें 5 साल तक पद निकालते नहीं, आखिरी साल में चुनाव से पहले ग्रुप डी ग्रुप सी निकाल देते हैं। 2019 में ऐसे ही किया, आपको याद होगा, जिन चुनाव के पहले निकाल दिया। उसके बाद 5 साल से कोई लिस्ट नहीं आई बड़ी, जो बड़ी पोस्टों की लिस्ट आई मात्र कुछ उसमें सिलेक्शंस हुए, लेकिन उन सिलेक्शंस में हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवान लगा दिए। वो कहाँ से, वो भारतीय जनता पार्टी ने किसके आदेश पे वो किया, इसी सरकार ने बताया, सरकार के हरियाणा के नौजवान काबिल नहीं थे। और 5 साल के बाद सडनली जब इलेक्शन होता है, इतने 5 साल लोग ओवरेज हो जाते हैं, कोई डिप्रेशन में आ जाता है, कोई पलायन करके विदेश चला जाता है, क्योंकि 5-5, 10-10 साल युवा इंतजार नहीं करेगा। कोई नशे की चपेट में, कोई अपराध में चला जाता है। आज स्थिति क्या होगी प्रदेश में। उसके बाद एक लिस्ट निकालते हैं और ग्रुप डी में जो है मोस्ट क्वालिफाइड जो बच्चे हैं उनको ग्रुप डी में लगा देते हैं, जिसमें से आधे ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन करते हैं वो छोड़ देते हैं और फिर वो पोस्ट खाली हो जाती है और फिर 5 साल के बाद फिर उनको एडवर्टाइज करके लगाने का काम करते हैं। ये क्या है, ना निवेश हुआ, ना सरकारी नौकरी सरकार ने दी, केवल अपने प्रचार के लिए, क्योंकि इन्होंने एक प्रचार का वो कर दिया, एक अपने प्रचार के लिए हरियाणा के नौजवान के भविष्य को इन्होंने चौपट करने का काम किया। उसको बेरोजगारी की चौराहे पे हरियाणा के नौजवान के भविष्य को कर दिया। आज अपराध की तरफ हरियाणा का नौजवान फिर चला गया। देखो आप, आज गैंग आ गए। जब हुड्डा सरकार थी, यही वो गैंग थे, माफिया था, चौटाला राज में माफिया चलता था, जेलों से फिरौतियाँ मांगी जाती थी 2004 से पहले। उनका सफाया हुड्डा साहब ने आते ही किया और हरियाणा में अमन चैन छा के खुशहाली का 10 साल का राज रहा। अब दोबारा से बेरोजगारी गर्त में हरियाणा का नौजवान, जहाँ दूध दही का खाना था, नशे में नंबर 1 हरियाणा बन गया, और जहाँ अमन चैन शांति थी वहाँ हत्या दर में देश में नंबर 2, अपहरण फिरौती दर में देश में नंबर 1, और हर रोज दनादन गोलियां बरसाई जा रही हैं किसी व्यापारी पे, और बड़े बड़े गैंग, कोई पहले तो जेलों से, चौटाला राज में गैंग जेलों से चलते थे, इनके गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं। खट्टर सरकार में वही गैंग विदेशों से भी चल रहे हैं। विदेशों में बैठे बैठे लोग उन गैंग्स को चलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अंडर एज शूटर, पंजाब और राजस्थान में भी कोई किलिंग होती है तो अंडर एज शूटर हरियाणा का मिल रहा है। आप ये स्थिति देखो, ये इनकी 10 साल की सरकार की यथास्थिति है। आज प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहूँगा आखिरी बात, क्योंकि फिर चलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि इस संसद के सत्र में जब मैंने सवाल पूछा कि देश के कौन से प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, तो मोदी सरकार के मंत्री द्वारा जवाब दिया गया, प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनकी केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, और 2014 के मुकाबले 3 गुना से ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई। 3 गुना बहुत बड़ा संख्या होती है बेरोजगारी, वो बढ़ गई। ये मोदी सरकार का क्या जवाब था? तो जब आपकी सरकार संसद में मेरे को जवाब दे रही है, तो जब आप हरियाणा में आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की पीठ थपथपाने से पहले उनसे जवाबदेही लीजिए कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहाँ कैसे हो गई, और यह आप जवाब दीजिए। मैं उनसे ये भी पूछना चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी आज आ रहे हैं, पिछले 1 महीने में 3 दफ़ा आए और इत्तेफाक से 2 बार जो उन्होंने 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया, 2 बार मेरे लोकसभा क्षेत्र में और 1 बार 7 लगते क्षेत्र में आए। वहाँ काफ़ी आ रहे हैं जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र की तरफ उनका ध्यान है, ध्यान फोकस है। 1 महीने में 3 बार आए हैं, पता नहीं 3 बार जो है किसी और क्षेत्र में गए कि नहीं गए, हम उनका स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन 10 साल की सरकार के बाद
क्या कोई एक ऐसी परियोजना नहीं मिली जो जिसकी मंजूरी भी खट्टर सरकार ने दिलवाई हो, जिसका शिलान्यास भी खट्टर सरकार ने करा हो और 10 साल में उसको पूरा करके उसका उद्घाटन कराए प्रधानमंत्री से? तीनों ऐसी परियोजनाओं का उद्घाटन किया या फीता काटा, जिसका शिलान्यास भी हमने कराया, जिसको मंजूर भी हमने कहा, हमारे समय काम जिसपे काफ़ी काम पूरा हो गया था। रोहतक हिसार जो में आने वाले हासी की रेल की लाइन, हासी जो हिसार और रोहतक को कनेक्ट करती है, उसका ना सिर्फ शिलान्यास मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, मगर जमीन एक्वायर होकर काम शुरू। देवरखाना के अंदर जो आयुर्वेदिक और योगा अस्पताल, उसका 70% काम हो चुका था, अब 30% 10 साल में कराया है। द्वारका एक्सप्रेसवे का 70% से ज़्यादा काम 2014 से पहले हो गया था, अब 30% काम इन्होंने 10 साल में। तो प्रधानमंत्री जी को इस सरकार और खट्टर साहब को भी आत्ममंथन करना चाहिए। क्या 10 साल में अभी तक वो हमारे द्वारा जो शुरू कराए थे परियोजना, उन्हीं परियोजनाओं का ही फीता पूरा नहीं कटवा पाए? अपनी एक परियोजना का तो कटा सकते थे, अब तो चुनाव आ गया 10 साल के बाद। एक कोई परियोजना कोई ऐसी होती, हाँ इन्होंने अपने आलिशान दफ्तरों के जरूर फीते काटते हैं, मैं उसके अलावा, क्योंकि पैसा बहुत आ गया बीजेपी के पास, ज़्यादा ही पैसा आ गया। हम तो कहना चाहते हैं इतने 5 स्टार जैसे आलिशान आप दफ्तर हर जिले में खुलवा रहे हैं हरियाणा में, ऐसे ही साथ में एक अस्पताल भी खुलवा दो, उसका फीता काटो। सरकारी अस्पताल, ऐसा नहीं कि प्राइवेट अस्पताल के इनके कई नेता फीते फूते काटते हैं, वो एक अलग बात है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये केवल जो अभी बात चल रही थी, किसी ने प्रश्न किया था कि भाई ये संविधान को, ये सरकार संविधान को कुचलने का काम कर रही है, तो केवल संविधान ही नहीं, लोकतंत्र को भी कुचलने का काम कर रही है। लोकतंत्र का गला घोटने का नज़ारा मैंने पिछले अपने लोकसभा चुनाव में देख लिया था। चंडीगढ़ मेयर की गिनती में शायद आपने भी देख लिया होगा। तो ये तो चल रहा है और इस बार फिर भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार हमारे साथ न्याय करेगी।